नमस्कार साथियों, तो कैसे आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज जो है हम आपके लिए क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का मॉडल पेपर लेके आए हैं, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये जो है हम आपको बिल्कुल इसी प्रकार सॉल्व कराने वाले हैं, पूरा का पूरा मॉडल पेपर, जिस प्रकार आपको परीक्षा में अपने क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने होते हैं। तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं, और इस समय हमने जो है आपको सबसे पहले 10 बहुविकल्पीय प्रश्न रखे हैं। फिर उसके बाद बाकी के आपके अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न रखे हैं। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न आता है कि बारसा नामक सैनिक संगठन का निर्माण किस गुट के द्वारा किया गया था? अमेरिका, सोवियत संघ, जर्मनी, जापान। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। सोवियत संघ ने जो है बारसा संगठन का जो है निर्माण किया था, और इस संगठन का निर्माण जो है 1955 ईस्वी में किया गया था, जो कि सोवियत संघ के द्वारा किया गया था। तो ये जो है आपको याद रखना है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? 1987, 1991, 2001 या 1997। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। 1991 में जो है सोवियत संघ का विघटन हुआ था, और इसकी तारीख जो है 25 दिसंबर को मानी जाती है। और इसी प्रकार जो है आपका सोवियत संघ का जो सोवियत संघ और अमेरिका के बीच जो युद्ध शुरू हुआ था, जो कि जिसे हम शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर के नाम से जानते हैं, वो 1945 में शुरू हुआ था, जो कि लगभग 45 वर्षों तक चला था। और ये युद्ध जो है 25 दिसंबर 1991 को समाप्त हो चुका था। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, चीन की क्रांति किस वर्ष हुई? 1947, 1949 और 1951 या 1954। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। 1949 में जो है चीन की क्रांति हुई थी। लेकिन आपको पूछा जाए कि चीन में बोल्शेविक क्रांति सबसे पहले कब हुई थी, तो वो जो है 1911 में हुई थी। तो ये भी जो है आपको याद रखना है, क्योंकि ये भी आपको पूछा जाता है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, सार्क का 18वां शिखर सम्मेलन किस देश में हुआ? भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका या नेपाल। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेपाल में जो है सबसे पहले यानी कि जो है 18वां शिखर सम्मेलन हुआ था। और आपके सार्क यानी कि दक्षिण की स्थापना जो है 1985 ईस्वी में हुई थी। ये भी जो है आपको याद रखना है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, 1971 में बांग्लादेश के मुद्दे पर किस देश ने भारत पर आक्रमण किया? श्रीलंका, पाकिस्तान, अमेरिका या जापान। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। पाकिस्तान ने जो है भारत पर आक्रमण किया था। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क में, रोम में, नई दिल्ली में या पेरिस में। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। न्यूयॉर्क में जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है 1945 को हुई थी, जो कि 24 अक्टूबर में हुई थी। और भारत जो है इसमें ठीक 6 दिन बाद यानी कि 30 अक्टूबर 1945 को जो है सोवियत संघ में यानी कि इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ में जो है शामिल हुआ था। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि यानी सीटीबीटी पर हस्ताक्षर करने की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो इसमें हमारा राइट आंसर है क्या होगा? 1996 में जो है सीटीबीटी पर हस्ताक्षर करने की जो है शुरुआत हुई। और अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, विश्व व्यापार संगठन निम्न में से किस संगठन का उत्तराधिकारी है? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ या विश्व स्वास्थ्य संगठन या संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। तो ये जो है विश्व व्यापार संगठन जो है इसका उत्तराधिकारी है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, पाकिस्तान का निर्माण मेरी लाश पर होगा, यह कथन किसका है? सरदार पटेल का, मोहम्मद अली जिन्ना का, महात्मा गांधी का या जवाहरलाल नेहरू का। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। महात्मा गांधी ने कहा था कि पाकिस्तान का निर्माण जो है मेरी लाश पर होगा। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो 1963 से 1964, 1964 से 1965 या 1966 से 1967 या फिर 1970 से 1971। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। 1966 से 1967 में जो है हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। अब आते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न, जो कि आपको लगभग 10 शब्दों में देने होते हैं। लेकिन हमने आपको अच्छे से समझाने के लिए ये जो है आपके लिए लॉन्ग क्वेश्चन भी कर दिए हैं थोड़े। तो इसमें आपका सबसे पहला प्रश्न है, नाटो की स्थापना के समय इसमें कितने देश शामिल थे? तो नाटो जो है एक अमेरिका का गुट है, जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी। और इसकी स्थापना के समय
नाटो में जो है 12 देश शामिल थे, जिनमें अभी जो है हम आपको बताने वाले हैं। तो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन की स्थापना के समय इसके सदस्य 12 देश थे, जिनमें बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये जो है उस समय सभी के सभी 12 देश शामिल थे। तो नाटो का फुल फॉर्म भी जो है आपसे पूछा जाता है, तो इसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो है आपको याद रखना है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, सोवियत अर्थव्यवस्था तथा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बीच किसी एक प्रमुख अंतर को उजागर कीजिए। तो सोवियत संघ में अर्थव्यवस्था पर सरकार का पूर्ण अधिकार था, जबकि पूंजीवादी राज्य की अर्थव्यवस्था में सरकार के नियंत्रण स्वामित्व में नहीं थी, वो उस पर बाजार व्यवस्था का प्रभाव था। यानी कि सोवियत संघ में जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था थी, जिस पर सरकार का नियंत्रण होता है, लेकिन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर जो है बाजार का यानी कि निजी स्वामित्व होता है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ। तो पृथ्वी सम्मेलन जो है 1992 को ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। तो ये भी जो आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, तो पृथ्वी सम्मेलन जो है 1992 में हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कि कहाँ हुआ था, तो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था। तो ये जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, तो पृथ्वी सम्मेलन जो है 1992 में हुआ था। अब हमारा अगला प्रश्न आता है, संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल कितने सदस्य हैं। जो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 राष्ट्र शामिल हैं। विश्व के लगभग सारे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त देश इसमें जो है शामिल हैं। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, दूसरी दुनिया के नाम से किसे जाना जाता है। तो दूसरी दुनिया के देश उनको कहा जाता है जो कि सोवियत संघ के साथ शामिल थे, उन्हीं को दूसरी दुनिया कहा जाता है। तो शीत युद्ध के समय जो देश सोवियत संघ के साथ थे, उनको जो है दूसरी दुनिया कहा जाता था। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, सार्क के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था, यानी कि दक्षेस का। तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी कि सार्क सार्क जिसे हम दक्षेस भी कहते हैं, इसका गठन का मुख्य उद्देश्य दक्षिण एशिया के देशों के बीच आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोगों को बढ़ाना था। तो इसकी स्थापना जो है 1985 ईस्वी में हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। अब अगला प्रश्न आता है, भारत में आपातकाल की घोषणा कब की गई। तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सलाह पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने 25 जून 1975 को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी। तो ये भी जो है आपको याद रखना है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, भारतीय विदेश नीति के किन्हीं दो से सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। तो इनमें पहला है, एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और स्वतंत्रता का सम्मान करना और एक दूसरे पर आक्रमण ना करना। अगर आप जो है इतना भी लिख देते हैं, तो आपको जो है 2 नंबर पूरे मिलेंगे। और हमने आपको एक्स्ट्रा समझाने के लिए 2 पॉइंट और रखे हैं, जिनमें एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करना, यानी कि जो एक दूसरे के आंतरिक मामले हैं, तो उनमें जो है हस्तक्षेप ना करना, और समानता के आधार पर एक दूसरे को लाभ पहुंचाना, यानी कि एक दूसरे के साथ समान व्यवहार करना। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, 1977 के चुनाव के बाद भारत का प्रधानमंत्री कौन बना। तो 1977 के चुनाव के बाद भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बने थे। तो ये भी जो है आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि 1977 के चुनाव में जो है कौन बने थे प्रधानमंत्री। तो वो थे मोरारजी देसाई, जो कि पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, विश्व व्यापार संगठन यानी डब्ल्यूटीओ क्या है। तो विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो व्यापार से जुड़े नियमों को नियंत्रित करता है। इसका मुख्य काम सदस्य देशों के बीच व्यापार को सुचारू रूप अनुमानित यानी सुचारू पूर्व और अनुमानित और आजाद तरीके से चलाना है। तो अब आते हैं हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपको 5 नंबर में पूछे जाते हैं, और इनका आंसर जो है आपको लगभग 50 शब्दों में देना होता है। लेकिन हमने जो है इनमें से कुछ प्रश्न के आंसर जो है आपको लगभग 100 से 150 शब्दों में दिए हैं, जो कि आपकी परीक्षाओं में काम आएंगे। क्योंकि अगर ये आपको 6 नंबर में पूछा गया, तो ये जो है आपको 150 शब्दों से
120 शब्दों में ले, यानी कि 120 शब्दों से लेकर 150 शब्दों में लिखना होता है। तो हमारा प्रश्न है, वार्सा पैक्ट से आप क्या समझते हैं? जो कि मैंने अभी आपको बताया था, वार्सा संधि जो कि 1955 में हुई थी, जो कि रूस का एक संगठन था। तो इसमें वार्सा संधि एक सामूहिक रक्षा संधि थी, जिसे सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप के साथ समाजवादी गणराज्यों ने साल 1955 में पोलैंड के वार्सा शहर में हस्ताक्षर किया था। यानी कि पोलैंड के एक शहर है जिसका नाम है वार्सा, और इसीलिए इसे जो है वार्सा संधि भी कहा जाता है। तो इसकी स्थापना जो है उस पर जो है हस्ताक्षर करके जो है 1955 में की गई थी, और इसे आधिकारिक तौर पर मित्रता, सहयोग और पारस्परिक सहायता की संधि के नाम से भी जाना जाता है। यह संधि सोवियत संघ के नेतृत्व में पूर्वी यूरोप यूरोप के देशों के गठबंधन का नतीजा थी। तो ये जो है वार्सा पैक्ट है, और इसमें सोवियत संघ के अलावा पोलैंड, पूर्वी जर्मनी, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया और बुल्गारिया जैसे देश शामिल थे। वार्सा संधि का मुख्य मकसद नाटो में शामिल देशों का यूरोप में मुकाबला करना था। वार्सा संधि के तहत मॉस्को को उपग्रह देशों में सेना तैनात रखने का अधिकार था। वार्सा संधि की समाप्ति 25 फरवरी 1991 को घोषित की गई थी, और वार्सा संधि के विघटन के कुछ ही समय बाद, यानी कि 25 दिसंबर 1991 में सोवियत संघ का विघटन भी हो गया था। तो जैसे ही इन देशों का ये संगठन टूटा, इस जो समाप्त हुआ, तो उसके ठीक कुछ ही दिनों बाद जो है सोवियत संघ का भी विघटन हो गया, क्योंकि वो जो है कमजोर पड़ गया था। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भू राजनीति से क्या अभिप्राय है? तो भू राजनीति का मतलब है भौगोलिक व्यवस्थाओं के जरिए राजनीतिक शक्ति को मजबूत या कमजोर किया जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भूगोल के प्रभावों का अध्ययन है। भू राजनीति का मकसद किसी देश या उसके लोगों के हितों को फायदा पहुंचाना होता है। भू राजनीति का शब्द का इस्तेमाल आमतौर पर अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक संबंधों और विदेश नीति से जुड़े मामलों में किया जाता है। तो भू राजनीति क्या होती है? तो भू राजनीति का मतलब होता है कि भौगोलिक व्यवस्थाओं के जरिए राजनीतिक शक्ति को मजबूत या कमजोर किया जाता है। तो ये जो है भू राजनीति होती है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, यूरोपीय संघ एक प्रभावशाली संगठन है, व्याख्या कीजिए। तो यूरोपीय संघ वास्तव में एक 28 देशों का ऐसा समूह है जो यूरोपीय क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए समर्पित है। यह संस्थान यूरोपीय देशों का एक ऐसा राजनीतिक संगठन है जो आपस में सभी सदस्य देशों को मिलकर यूरोप के विकास की रणनीति बनाने और उसे लागू करने के लिए गठित किया गया है। तो यूरोपीय संघ इसीलिए जो है एक प्रभावशाली संगठन है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, भारतीय संघ में देसी रजवाड़े के विलय में सरदार पटेल की भूमिका की व्याख्या कीजिए। तो भारत को एक सूत्र में बांधने के लिए सरदार पटेल ने लगभग 562 देसी रियासतों को भारत में मिलाया। उन्होंने राजनीतिक तकरार को बल के संयोजन का इस्तेमाल करके रियासतों को भारत सरकार के अधीन लाया, और कूटनीति, समझौता और दबाव के जरिए उन्होंने इन राज्यों को भारत में शामिल किया। इस प्रक्रिया से भारत की क्षेत्रीय अखंडता और एकता सुनिश्चित हुई। तो सरदार पटेल की जो है इन देसी रजवाड़ों को भारत में मिलाने की अहम भूमिका है। इसीलिए जो है सरदार पटेल को जो है लौह पुरुष भी कहा जाता है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हरित क्रांति की कोई दो असफलताएं या सीमाएं लिखिए। तो हरित क्रांति की असफलताएं या सीमाएं निम्नलिखित हैं, जिनमें हरित क्रांति से किसानों की उर्वरकों और कीटनाशों पर निर्भरता बढ़ गई, और सेकंड है मृदा उर्वरता में कमी आई, और थर्ड है भूजल स्तर भी कम हुआ, और मशीनरी के इस्तेमाल से दुर्घटनाएं हुई, पर्यावरण पर प्रतिकूल असर पड़ा, और काश्तकार और बटाईदार खेतीहर खेहार जो मजदूर भी बन गए। तो ये जो है इसकी सीमाएं हैं। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, परमाणु युद्ध के कोई दो प्रभाव लिखिए। तो पहला है, परमाणु युद्ध में हमलावर यानी कि हमलावर और रक्षक दोनों का पूर्ण विनाश हो सकता है।
सेकंड है परमाणु युद्ध के बाद पारस्परिक सुनिश्चित विनाश की स्थिति पैदा हो सकती है। एमएडी एक सैन्य रणनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा नीति का सिद्धांत है। यह सिद्धांत मानता है कि अगर कोई परमाणु सशस्त्र देश दूसरे देश पर हमला करता है तो दूसरे देश भी परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेगा और दोनों देशों का विनाश हो जाएगा। तो ये जो है परमाणु युद्ध के जो है प्रभाव हैं। अब आते हैं हमारे लघुत्तरीय प्रश्न द्वितीय, जो कि इनका उत्तर जो है आपको लगभग 100 से 150 शब्दों में देना होता है, जो कि आपको 6 नंबर में पूछे जाते हैं। तो हमारा इसमें सबसे पहला है, शीत युद्ध की समाप्ति के क्या कारण थे? तो शीत युद्ध की समाप्ति के निम्नलिखित कारण थे, जिनमें सबसे पहला था बर्लिन की दीवार का गिरना। तो 1989 में बर्लिन की दीवार गिरने के बाद पूर्वी और पश्चिमी बर्लिन के बीच आवागमन की अनुमति मिल गई और इससे पूर्वी यूरोप में कम्युनिस्ट शासन का पतन शुरू हो गया। यानी कि जब 1989 में बर्लिन की दीवार को लोगों ने गिरा दिया या जनता ने तोड़ दिया, तो उससे क्या हुआ कि पूर्वी और पश्चिमी बर्लिन के बीच आवागमन की जो है अनुमति मिल गई, यानी कि आने जाने की अनुमति मिल गई और इससे जो है पूर्वी यूरोप में जो कम्युनिस्ट यानी कि पार्टी का शासन था उसका पतन शुरू हो गया था। और इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है पोलैंड और हंगरी में लोकतांत्रिक चुनाव, यानी कि पोलैंड लोह पर्दे के पीछे पहला देश था जिसने सोवियत समर्थित साम्यवादी शासन को हटा दिया था और लोकतांत्रिक चुनाव आयोजित किए। इसके बाद हंगरी ने भी सोवियत संघ से आजादी की घोषणा कर दी, यानी कि उससे अलग होने की घोषणा कर दी। तो ये भी जो है एक शीत युद्ध की समाप्ति का कारण है या सोवियत संघ के विघटन का कारण है। अगला आता है मिखाइल गोर्बाचेव की असफल नीतियां। तो मिखाइल गोर्बाचेव की असफल नीतियां कौन कौन सी हैं? जिसे हम पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट बोलते हैं, यानी कि खुलापन और पुनर्रचना। जिसमें मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत सरकार के अधिक अधिनायकवादी पहलुओं को बदलने की कोशिश की और इसकी राजनीतिक प्रणाली को लोकतांत्रिक बनाने की भी कोशिश की और इनकी जो नीतियां थी वो भी असफल हो गई। इसी कारण जो है सोवियत संघ का विघटन हुआ। और नेक्स्ट पॉइंट आता है सोवियत संघ का विघटन। तो 1991 के अंत में सोवियत संघ अपने घटक यानी कि गणराज्यों में बट गया, अलग अलग राज्यों में बट गया, जो कि 15 देशों से बना था और 15 नए स्वतंत्र राष्ट्रों का उदय हुआ और इसी कारण जो है शीत युद्ध की भी समाप्ति हुई। क्योंकि जब सोवियत संघ ही नहीं रहा तो शीत युद्ध कैसे चलता, क्योंकि शीत युद्ध जो है सोवियत संघ और अमेरिका के बीच चल रहा था। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है यूरोपीय संघ के गठन का क्या कारण था? तो या यूरोपीय संघ के गठन के निम्नलिखित कारण हैं, जिनमें द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप के देशों को एक इकाई में बांधना। तो ये जो है यूरोपीय संघ के गठन का एक कारण है। और दूसरा है यूरोप के देशों को आर्थिक, सामाजिक और सुरक्षा के लिहाज से एक दूसरे के करीब लाना। ये भी जो है सोवियत संघ के गठन का यूरोपीय संघ के गठन का कारण है। इसमें अगला पॉइंट आता है यूरोप के देशों में शांति और एकीकरण का बढ़ावा देना और यूरोप के देशों में आर्थिक विकास और राजनीतिक स्थिरता को बढ़ावा देना। यूरोपीय संघ के गठन की प्रक्रिया की शुरुआत इन कदमों से हुई। तो ये भी जो है इसमें आता है। अगर आप ये जो है इस प्रकार पॉइंट वाइज लिखते हैं तो आपको अच्छे और पूरे नंबर मिलेंगे। तो यूरोपीय संघ के गठन की प्रक्रिया की शुरुआत कई कदमों से हुई, जिनमें 1951 में यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय की स्थापना की गई और नेक्स्ट 1957 में रोम की संधि पर हस्ताक्षर करके यूरोपीय आर्थिक समुदाय का भी गठन हुआ और 1992 में maastricht संधि पर हस्ताक्षर करके आधिकारिक तौर पर यूरोपीय संघ की स्थापना हुई और 1993 में यूरोपीय संघ का अस्तित्व में आना और 1993 में जो है यूरोपीय संघ अस्तित्व में आया और 1992 में जो है इसकी स्थापना हुई और 1957 में जो है यूरोपीय आर्थिक समुदाय की घटना हुई और 1999 में यूरोपीय संघ की आधिकारिक मुद्रा यूरो का बनना। तो 1999 में जो है
यूरोपीय संघ की जो आधिकारिक मुद्रा थी वो भी यूरो बनी, लेकिन 2002 में जो है पूरे यूरोप में लगभग जो है 12 राज्यों यानी 12 देशों ने इसको जो है किसको अपनाया था, यूरोपीय मुद्रा को, यानी किसको, यूरो को। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कार्यों का वर्णन कीजिए। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं, जिनमें अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, यानी कि अगर देशों में झगड़ा हो तो उन्हें सुलझाना, पूरे विश्व में जो है शांति और सुरक्षा का माहौल बना होना, और विवादों की जांच और समाधान करना, और देशों के बीच जो विवाद हो जाते हैं उनका समाधान करना, उनकी जांच करना, प्रतिबंध लगाना, यानी कि कुछ ऐसी हानिकारक चीजें होती हैं जिन पर प्रतिबंध लगाना, बल प्रयोग को अधिकृत करना, और शांति स्थापना मिशन स्थापित करना, सदस्य देशों को सिफारिश करना, यानी कि सदस्य देशों की सिफारिश करना। और नेक्स्ट आता है, विश्व के विभिन्न हिस्सों में सुरक्षा स्थितियों पर नजर रखना, और देशों के बीच संघर्ष और विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से हल करना, और सदस्य देशों और उनकी सैन्य शक्ति पर नजर रखना। तो ये जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कुछ कार्य हैं जो कि उनको करने पड़ते हैं। अगले इसी में आते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के बारे में अन्य बातें निम्नलिखित हैं, जिनमें यह संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत स्थापित संयुक्त राष्ट्र के 6 मुख्य अंगों में से एक है, और इनमें 15 सदस्य होते हैं, यानी कि इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ में 15 सदस्य देश होते हैं, जिनमें 10 अस्थाई और 5 स्थायी सदस्य देश होते हैं, जिनमें से 5 स्थायी और 10 अस्थायी होते हैं। सभी सदस्य देशों को परिषद के फैसलों का पालन करना जरूरी होता है, यानी कि सुरक्षा परिषद के फैसलों का पालन करना होता है, और सुरक्षा परिषद में हर महीने अध्यक्षता बदलती रहती है, और अस्थायी सदस्यों का चुनाव क्षेत्रीय आधार पर महासभा करती है, जो कि हर 2 साल में होते हैं, और अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 साल का होता है। सुरक्षा परिषद में सीट मिलने के बाद दोबारा चुना नहीं जा सकता है। तो ये जो है सुरक्षा परिषद के कार्य हैं, और कुछ बातें जो कि आपको ध्यान में रखती हैं। अगर आप इस प्रकार लिख के आते हैं तो आपको जो है पूरे 6 में से 6 नंबर मिल जाएंगे। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, सुरक्षा क्या है? सुरक्षा के पारंपरिक तरीकों का विवेचन कीजिए। तो सुरक्षा का मतलब है हानि से बचने की प्रक्रिया या व्यवस्था। यह किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, निर्माण, निवास, देश, संगठन या ऐसी किसी अन्य चीज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है जिसे नुकसान या हानि पहुंचाई जा सकती है। तो सुरक्षा का मतलब ये होता है कि किसी भी देश को या किसी वस्तु को, निर्माण को, निवास को, संगठन को अगर उसे कोई नुकसान पहुंचाया जा सकता है लेकिन उसकी सुरक्षा अच्छे से हो रही है, तो उसी को जो है हम सुरक्षा कहते हैं। और सुरक्षा के कुछ पारंपरिक तरीके निम्नलिखित हैं, जिनमें पहला है युद्ध को रोकना। तो सुरक्षा नीति का संबंध युद्ध को रोकने से होता है, जिसे निवारण कहा जाता है। और नेक्स्ट आता है दुश्मन से लड़ना। तो अगर युद्ध शुरू हो चुका है तो राष्ट्र दुश्मन से लड़ते हैं और उनका बचाव करते हैं। अगला पॉइंट आता है शक्ति संतुलन बनाए रखना, जिनमें शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए देश अपनी सैन्य शक्ति का निर्माण करते हैं। इसके अलावा आर्थिक और तकनीकी शक्ति का भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। अगला आता है गठबंधन बनाना। तो गठबंधन निर्माण सुरक्षा एक और पारंपरिक घटक है। उदाहरण के लिए अमेरिका ने नाटो और यूएसएसआर ने वार्सा समझौता बनाया था, जो कि ये दोनों एक संगठन थे जो कि एक दूसरे को जो है बचाने के लिए या युद्ध में जो है सभी देश जो है आपस में मिलकर लड़ते हैं, उसके लिए ये जो है गठबंधन किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है निशस्त्रीकरण और शस्त्र नियंत्रण। तो निशस्त्रीकरण समझौते के तहत राज्यों को कुछ तरह के हथियारों को छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। शस्त्र नियंत्रण के जरिए हथियारों के अधिग्रहण को नियंत्रित भी किया जाता है। ये पॉइंट भी आपको अच्छे से याद रखना है, और अगर आप इस प्रकार लिख के आओगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। अगला आता है कूटनीति साधन। तो संधि और गठबंधन जैसे कूटनीति साधन भी पारंपरिक सुरक्षा के साधन हैं। तो ये सभी जो है पारंपरिक सुरक्षा के साधन हैं। अब आते हैं हमारे
दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपको दो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनका आंसर आपको लगभग 250 से 300 शब्दों में देना होता है, जो कि आपको 8 नंबर में पूछे जाते हैं। तो हमारा प्रश्न है, आसियान क्या है, इसका क्या उद्देश्य है और भारत किस प्रकार आसियान से संबंधित है। तो आसियान यानी दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन है, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी है। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक, थाईलैंड में हुई थी, जो कि बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके हुई थी। और आसियान के सदस्य देश हैं, जिनमें इंडोनेशिया, वियतनाम, लाओस, ब्रुनेई, थाईलैंड, म्यांमार, फिलीपींस, कंबोडिया, सिंगापुर और मलेशिया। तो ये जो है इसके सदस्य देश हैं, जो कि 10 देश हैं। अब इसी में आता है आसियान के उद्देश्य। तो हमने पहले समझा कि आसियान क्या है, अब हम समझते हैं कि आसियान के उद्देश्य क्या हैं। तो आसियान के निम्नलिखित उद्देश्य हैं, जिनमें सदस्य देशों के बीच आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को बढ़ावा देना, पारस्परिक सहयोग और संधि को बढ़ावा देना और प्रशिक्षण और अनुसंधान की सुविधा सुविधा प्रदान करना और कृषि और उद्योगों की बेहतरी के लिए परस्पर संबंधों को मजबूत करना। तो ये जो है आसियान के क्या क्या उद्देश्य हैं, अपने सदस्य जो देश हैं उनके बीच आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना, क्षेत्रीय शांति को बढ़ावा देना, पारस्परिक सहयोग और संधि को बढ़ावा देना और प्रशिक्षण और अनुसंधान की सुविधा प्रदान करना और कृषि और उद्योगों की बेहतरी के लिए, बेहतर बनाने के लिए परस्पर संबंधों को मजबूत करना और अंतरराष्ट्रीय व्यापार की समस्याओं, परिवहन और संचार सुविधाओं में सुधार करना, लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना, मौजूदा अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के उद्देश्यों के सापेक्ष साझा सहयोग को बढ़ावा देना और क्षेत्र में आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना। तो ये भी जो है आसियान के क्या हैं, उद्देश्य हैं। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की समस्याओं और परिवहन संचार को सुविधा में सुधार करना और लोगों के जीवन स्तर को सुधारना, मौजूदा जो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय संगठनों के उद्देश्य को सापेक्ष साझा सहयोग को बढ़ावा देना और क्षेत्र में आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और सांस्कृतिक विकास को भी बढ़ावा देना। ये सभी जो है आसियान के उद्देश्य हैं। अब आता है, भारत दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन यानी आसियान से कई तरह से जुड़ा हुआ है, जिनमें भारत और आसियान के बीच व्यापार संबंध मजबूत है। भारत आसियान का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। साल 2001 में भारत और आसियान के बीच व्यापार लगभग 78 बिलियन डॉलर का हुआ था। तो आपको ये से याद रखना है कि भारत और आसियान के बीच भी संबंध काफी मजबूत हैं और भारत जो है आसियान का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और साल 2021 में भारत और आसियान के बीच में जो है लगभग 78 बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ था। और भारत और आसियान के बीच सहयोग के कई क्षेत्र हैं, जैसे कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कृषि विकास, जलवायु परिवर्तन, नवीकरणीय ऊर्जा और मानव संसाधन विकास। और भारत आसियान के साथ वार्षिक शिखर सम्मेलन भी करता है। भारत ने 1992 में आसियान से क्षेत्रीय वार्ता साझेदारी के तौर पर औपचारिक जुड़ाव शुरू किया था। इसके बाद 1996 में भारत आसियान का वार्ता साझेदार बना और साल 2002 में शिखर सम्मेलन स्तर का भागीदार भी बना। और भारत और आसियान के बीच सामरिक और रक्षा सहयोग बढ़ाने की जरूरत है। भारत आसियान देशों को समुद्री सुरक्षा, समुद्री क्षेत्र जागरूकता, मानवीय सहायता और आपदा राहत यानी कि HADR जैसे क्षेत्रों में मदद कर सकता है। भारत आसियान के कनेक्टिविटी मास्टर प्लान 2025 के अनुरूप एक व्यापक कनेक्टिविटी से में जुड़े हैं। तो ये जो है सभी इसके आपको याद रखने हैं। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में लोकतंत्र स्थापित करने में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तो 15 अगस्त 1947 को राष्ट्र के नाम पर अपने संबोधन में स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के सम्मुख उपस्थित 3 प्रमुख समस्याओं की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया, जैसे एकता की समस्या, लोकतंत्र संस्थाओं के निर्माण की समस्या
और देश की प्रगति और विकास की समस्या। तो हमारे स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है देश के सभी लोगों को 3 समस्याओं के बारे में बताया कि एकता की समस्या यानी कि एकता और अखंडता की समस्या यानी कि देश को कैसे आपस में जोड़ा जाए, लोकतांत्रिक संस्थाओं के निर्माण की समस्या यानी कि लोकतंत्र कैसे स्थापित किया जाए और देश की प्रगति और विकास की समस्या। तो ये भी जो है यानी कि देश के विकास की और प्रगति की समस्या को भी जो है उन्होंने उजागर किया, सभी लोगों को बताया। तो ये कुछ ऐसे कारण थे जो कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में लोकतंत्र स्थापित करने में चुनौतियों के कारण बन रहे थे, जिनमें सबसे पहला आता है भारत की एकता और अखंडता की समस्या। तो भारत में आजादी और बंटवारे के बाद सबसे बड़ी चुनौती एकता और अखंडता की थी, क्योंकि भारत में बहुत सारे जाति, धर्म और भाषा के लोग रहते थे। यानी कि भारत में जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सभी प्रकार के लोग रहते थे और जाति की यानी कि हमारा देश जो है जातियों में भी लोग जो है बटे हुए हैं और इन सब के बीच एकता और अखंडता बनाना किसी चुनौती में कम नहीं था। धर्म, जाति और भाषा और क्षेत्र के आधार पर देश के बंटवारे की मांग होने लगी थी। तो हमारे देश में जो है कई प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं और भाषाओं के आधार पर भी जो है भारत में जो है राज्य भी बटे हैं और उस समय जो है मांग भी होने लगी थी यानी कि कुछ जो है अलग देश भी बनाना चाहते थे। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है लोकतंत्र की स्थापना की समस्या। तो लोकतंत्र यानी जनता की सरकार। तो लोकतंत्र क्या होता है? जिसमें जनता का शासन होता है यानी कि जनता पर जनता के द्वारा किया गया शासन। तो इसी को जो है हम लोकतंत्र कहते हैं। यानी कि लोकतंत्र में जो है जनता सरकार बनाती है, प्रतिनिधि को वोट देती है और सरकार बनती है। और एकता का स्तंभ स्तंभ होगा लोकतंत्र अर्थात एक ऐसी शासन प्रणाली जिसमें सर्वोच्च संता यानी सर्वोच्च सत्ता जो है जनता के पास हो। लोकतंत्र सभी की स्वतंत्रता और समानता का प्रतिपादन करता है। अगली समस्या आता है आर्थिक समस्या। तो भारत को आजादी के बाद आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। देश की अर्थव्यवस्था युद्धग्रस्त थी और कृषि पर निर्भरता ज्यादा थी। गरीबी और बेरोजगारी भी आम थी। तो जैसे ही हमारा देश तब आजाद हुआ था, तो पाकिस्तान ने भी जो है कश्मीर के मुद्दे को लेकर जो है भारत पर आक्रमण किया और ये भी जो है काफी बड़ी समस्या थी, जिसके कारण जो है भारत में पहले से गरीबी तो थी ही लेकिन उसके बाद और ज्यादा गरीबी बढ़ने लगी। अब नेक्स्ट आता है विभाजन और शरणार्थी की समस्या। तो विभाजन के बाद भारत को बड़ी समस्या में संख्या में शरणार्थियों को पुनर्सित करना पड़ा यानी कि पुनर्वासित करना पड़ा, जिसमें विभाजन के कारण कश्मीर समस्या भी पैदा हुई और पाकिस्तान के साथ युद्ध भी हुआ। तो 22 अक्टूबर 1947 को जो है किसके साथ युद्ध हुआ? पाकिस्तान के युद्ध हुआ था, साथ युद्ध हुआ था। तो 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ, लेकिन 22 अक्टूबर 1947 को जो है पाकिस्तान ने कश्मीर के मुद्दे को लेकर जो है भारत पर आक्रमण कश्मीर पर आक्रमण किया। लेकिन भारत ने ये आक्रमण जो है अपने ऊपर माना, क्योंकि भारत जो कश्मीर जो है भारत का हिस्सा है और पाकिस्तान जो है उसे अपना हिस्सा मानता है, जिस कारण जो है भारत और पाकिस्तान में युद्ध भी हुआ। और अगला आता है शीत युद्ध। यानी कि ज्यादातर विकासशील देश संयुक्त राज्य अमेरिका या सोवियत संघ में से किसी एक दूसरे से जुड़े हुए थे। भारत ने शीत युद्ध की राजनीति से दूर रहने के लिए गुटनिरपेक्ष की नीति अपनाई थी। तो जब शीत युद्ध भी चल रहा था और इसी कारण जो है देश में जो है यानी कि कुछ देश जो है वो अमेरिका के साथ थे यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, और कुछ लोग जो है साम्यवादी अर्थव्यवस्था के साथ थे यानी कि सोवियत संघ के संग। और लेकिन भारत ने जो है शीत युद्ध की राजनीति से दूर रहने के लिए उन्होंने जो है गुटनिरपेक्ष की नीति अपनाई, जिसे हम गुटनिरपेक्ष आंदोलन भी कहते हैं। तो ये जो है अब हमारा चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है, यानी कि सॉरी, ये जो है हमारा मॉडल पेपर यहीं पे समाप्त होता है। और ये जो है हमने आपके 32 प्रश्न क्वेश्चन कराए हैं, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपको प्लीज वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।